अभी मैं पनिशमेंट के साथ नहीं सिखा रहा हूँ आपको, आपको सही तरीका क्या है वो मालूम होना चाहिए उसके बारे में। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा थियरी में भी जाऊँगा, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा। मतलब प्रैक्टिकल आप सब लोग भी करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि क्या क्या करना है इसको, है ना। तो जब हम सांस लेते हैं तो ना हमको किसी ने सिखाया है, क्या हम रियलाइज करते हैं कि हम सांस भी ले रहे हैं? हमको दिन भर में जब तक हमारी नाक जाम न हो जाए या जब तक कोई पीड़ा न होने लग जाए तब तक हमको ये ज्ञात भी नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं ना। लेकिन क्या हम सही सांस ले रहे हैं? हम जिंदा हैं, सही सांस नहीं लेते तो हम मर जाते हैं ना, ये प्रश्न होगा आपका, है ना। लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। तो इसको यही इस मिथ को हमको तोड़ना है और सही सांस क्या है, सही सांस कैसे लेना है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हालांकि जो लोग योग से जुड़े हुए हों, योग से कितने लोग जुड़े हुए? किसी ने योग शिक्षक से सीखा है योग? तो योग शिक्षक से सुना है तो शायद आप जानते होंगे ना, तो उसी को मैं रिपीट करने वाला हूँ। तो अधिकांश लोग नहीं जानते तो उनके लिए नया टॉपिक होगा, तो मैं कोई टॉपिक चेंज भी कर सकता हूँ इसमें, ये थोड़ा रेलेवेंट रहेगा टॉपिक, थोड़ा सा अलग, जो आप तक सुनते आए उससे थोड़ा सा अलग है ना, और थोड़ा सा रेलेवेंट भी रहेगा ना। तो हम जब सांस लेते हैं तो हम लोग क्या चीज़ अंदर लेते हैं? हवा अंदर, उसमें ऑक्सीजन मौजूद रहती है। हवा क्या है? हवा में मिश्रण होता है, कुछ गैसेस का मिश्रण होता है जिसमें ऑक्सीजन एक घटक है। करीब 20.8 या 20.9, कोई लोग 21% बोलते हैं ना, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी का जो अधिकांश भाग होता है वो नाइट्रोजन होती है, और बाकी के ट्रेसेस होते हैं, बाकी की जो चीज़ होती है बहुत कम मात्रा में होती है। मुख्य तो यही दो चीज़ होती है ना। तो हम सांस के द्वारा क्या लेते हैं? हवा लेते हैं अंदर। कहाँ लेते हैं? हमारे फेफड़ों में। और उसके बाद क्या होता है उस सांस का? इसमें से जो प्राणवायु है वो थोड़ा सा रक्त में अवशोषित हो जाता है, रक्त में घुल जाता है। रक्त के जो हीमोग्लोबिन है, आप जानते होंगे, ये टर्म जानते होंगे, हीमोग्लोबिन, जिसकी कमतरता से क्या हो जाता है? रक्त अल्पता हो जाती है, मतलब एनीमिया हो जाता है ना। तो उसमें एक ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म क्या होता है मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आप ये समझ लें कि वो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाती है ऑक्सीजन उसमें। और कितनी अट्रैक्ट हो जाती है? तो हवा में 21% समझ लीजिए ऑक्सीजन है, उसमें से कितनी अवशोषित हो जाती है? केवल 4.5। जितनी देर में हम सांस लेते हैं उतनी देर में 4.5, मतलब ऑक्सीजन परसेंट 21 से घटकर करीब 16.5 हो जाता है, ठीक है। और उसका क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो बन जाता है तो 4.5 बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ बाकी गैसेस भी जो है वो निकाल दी जाती है ना। तो हमारा जो रेस्पिरेशन होता है या जो हमारा श्वसन होता है, श्वास प्रक्रिया करते हैं, तो लगभग 15 से 18 बार हम 1 मिनट में करते हैं, एवरेज। जब हम दौड़ के आते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं, तब सांस की गति बढ़ जाती है, तो उस समय बढ़ जाती है। बट सामान्यतः जब हम लोग किसी टेंशन में नहीं है, आराम से बैठे हुए, जैसे आप लोग से बैठे, 15 से 18 बार समझ लीजिए एवरेज होता है इसका ना। मतलब अपनी जो हार्ट रेट है उसका 1/4, हार्ट रेट करीब 72 होती है, ये होती है उसकी 1/4, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि हम लोग हवा को अंदर लेते हैं, उसके बाद उसमें से जो ऑक्सीजन है उसका कुछ भाग, कुछ अंश जो है हमारे शरीर में रक्त में चला जाता है। कहाँ जाता है रक्त के बाद? रक्त में चला तो गया, रक्त शुद्ध हो गया, उसके बाद क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन कहाँ जाके बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कहाँ बना? और उसके बाद ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन रक्त में आ गया, इतना ठीक है, रक्त शुद्ध हो गया, फिर वो अशुद्ध कैसे हो जाता है ना? कहाँ हो जाता है और कैसे हो जाता है और कहाँ हो जाता है? तो हमारी जो श्वसन क्रिया है उसको हम कह सकते हैं कि उसकी 2 प्रक्रिया होती है ना। एक तो होगी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल बाह्य,
जो हमारे फेफड़ों में होता है। ये हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया हो गई, एक यहाँ हो गई और दूसरी कहाँ हो गई, हमारी कोशिकाओं में। इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है उसको, मतलब आंतरिक। ये जो हवा है, सॉरी, ये जो हवा में से जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु जो है, वो हमारे रक्त में आई। वो जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ गया, हमारे हृदय में गया। हृदय ने कहाँ भेजा, शरीर में भेजा, हर कोशिका में भेजा उसको ना, ठीक है, हर कोशिका में भेजा। फिर हर कोशिका के अंदर इसकी प्रक्रिया हुई और वहां पे 6 बजे की क्या एक एक कोशिका में हुई है। माइक्रोस्कोपिक आपकी आंखों से दिखेगी नहीं, इतनी इतनी छोटी प्रक्रिया है, लेकिन हर कोशिका में हो रही है। जिस कोशिका में नहीं होगी वो मर जाएगी। तो हर कोशिका में हो रही है आपके, तो उसमें हो रही है प्रक्रिया और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। फिर वो जब ऑक्सीजन लेती है कोशिका, तो वो पुराना वाला कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भेज देती है, एक्सचेंज कर लेती है ना। बार्टर सिस्टम होता है, हम कुछ दो तो इस हाथ दो, इस हाथ लो, तो इधर से ऑक्सीजन दी, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिल गई और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त में आ गई और रक्त के माध्यम से वो फिर हार्ट में आई, हार्ट से फेफड़ों में गई और फेफड़ों से फिर वो बार्टर सिस्टम होता है। फिर ऑक्सीजन लो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो ना। फिर फेफड़ों का जो है वो रेस्पिरेशन में बाहर निकल आता है ना। मतलब रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इतना भी हमने समझ लिया। अभी हम समझेंगे कि हम कितनी वायु ग्रहण करते हैं, क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ। अभी हमने परसेंटेज की बात की ना, कितना परसेंटेज उसने लिया, 4.5% ऑक्सीजन लिया। अभी हम बात करेंगे कि कितनी मात्रा में वायु अंदर जाती है। वायु, अभी हम केवल प्राणवायु की नहीं बात कर रहे, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं। कितनी मात्रा में वायु अंदर जाती है इन लीटर्स या मिलीलीटर्स, कोई आइडिया, किसी को कोई आइडिया हो? सामान्य सांस ले रहे हैं तो करीब आधा लीटर, 500 ml, ठीक है। हम 500 ml ले रहे हैं सामान्य सांस में, जो 15 से 18 बार जो सांस ले रहे हैं सामान्य, और 500 ml इसको निकाल भी रहे हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी है मालूम है आपको? 2 फेफड़े होते हैं हमारे इसमें। एक फेफड़ा भी काम कर सकता है, एक फेफड़ा खराब भी हो जाए तो एक फेफड़ा काम कर सकता है आराम से। दोनों फेफड़ों की मिला के कैपेसिटी कितनी होती है लीटर्स में? वॉल्यूम कितना होता है उसका? करीब 5 से 6 लीटर। हम लोग 5 लीटर समझते हैं। 5 लीटर कैपेसिटी है। हम लोग सांस कितना ले रहे हैं? 500 ml, मतलब कितना? 10 टाइम्स लेसर। फेफड़ों को हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं? 10%। और वायु जो होती है उसका घनत्व, जैसे देखा ना आपने, वायुमंडल जो होता है करीब 200 किलोमीटर तक होता है। आपने यदि इसका देखा होगा तो स्फीयर्स के लेयर्स बताई है, जैसे जैसे विरल होता जाता है वायु ऊपर। लेकिन जो है घना वायु जो होता है नीचे होता है, नीचे होता है। तो फेफड़ों में कहाँ जमा होगा वो वायु? जो 500 ml ले रहे हैं वो केवल 10% ही कर रहे हैं, निचले भाग में होगा। फेफड़ों का आकार क्या होता है? ऐसा तिकोना होता है ना, मतलब नीचे से चपटा और ऊपर से तिकोना। आपको थोड़ा सा गोलाकार भी होता है, बट मैं शेप के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि लगभग तिकोना। तो मतलब एपेक्स जो होता है वो ऊपर की बाजू होता है और जो बेस होता है उसका, ट्रायंगल का समझ लिए, बेस समझ लिए, तो नीचे की बाजू में होता है, ठीक है। तो इतना आ गया तो निचले बाजू में आएगा। तो क्या होगा ऊपर की बाजू में? यूटिलाइजेशन तो हो नहीं रहा, यूटिलाइजेशन कर नहीं रहे। तो क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे जो स्टेगनेंट मतलब जैसे स्टिल वायर, जैसे पानी है, तालाब है अपना, उसका पानी जैसे नदी की तरह बहता नहीं है, तो क्या होता है? कुछ दिन के बाद क्या होता है? उसमें मॉस हो जाता है, शेवाळ जिसको मराठी में बोलते हैं, उसमें वो जम जाते हैं उसको ना, गंदा होने लगेगा। लील बोलते हैं गुजराती में, तो समझ लीजिए हाँ, वो जम जाती है। उसी तरह जो है कीटाणु यहाँ आने लग जाते हैं ना, और जो कीटाणु यहाँ आएंगे और वो भाग में तो भरी नहीं रही है, वायु भरी नहीं रही, तो क्या होगा? बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? एक बार कीटाणु यहाँ आ गए, वो चुप तो नहीं बैठते, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है उनकी।
कुछ हद तक है कि हमारी बॉडी उनसे फाइट कर सकती है। जो अभी जीवनी शक्ति की बात की सर ने, तो जीवनी शक्ति उनसे लड़ती रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक उनकी मात्रा इतनी ना बढ़ जाएगी ना, उस फिर वो तो ओवरवेलमिंग हो जाएगा, मतलब उसके मुकाबला करने से भी दूर हो जाएगी। मतलब फिर कहाँ से बीमारी हो जाएंगी, अपनी फेफड़ों की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, और वो रक्त के माध्यम से और दूसरी के भी फैलेंगी ना, पहले फेफड़ों में आएगी। मतलब केवल 500 ml जो हम वायु लेते हैं पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है पर्याप्त? क्योंकि दूसरी चीज क्या हो जाती है कि ऊपर वाली जो लंग्स होती है, क्या है कि एक झिल्ली की माफिक होती है। झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन की तरह होती है, मतलब बहुत पतली उसकी वॉल होती है उसकी। तो हालांकि कुछ मात्रा में वायु हमेशा रहती है उसमें ना, उसके बारे में भी मैं भी कुछ मिनट बाद बात करूंगा उसका। लेकिन क्या उसके जो लंग्स के बीच में जो होते हैं टोटल नंबर वायु कोश कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ से जो नाक से हवा गई, ट्रैकिया है, ये भाग जो है ट्रैकिया है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस होने लग जाती है। जैसे ट्री है, इन्वर्टेड ट्री है, जैसे पेड़ है उसको उल्टा लटका दिया है, तो वैसे हमारे फेफड़ों में जो उसकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं उसकी ना, फिर पतली 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 होती जाती हैं, और इतनी पतली उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं कि वो एक एक वायु कोश तक पहुंच चुके हैं ना। वायु कोश कितना होता है नंबर अपने दोनों लंग्स के बीच में? उसका वायु कोश का नंबर होता है 300 मिलियन। 300 से 500 मिलियन भी कहते हैं ना हाइट के साथ। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, वो 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ समझ लीजिए ना, उसमें होते हैं वायु कोश होते हैं। तो उसमें से जो यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है वायु कोशों का, नीचे हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर एक दूसरे चिपक रहे हैं, मतलब वो फिर कुछ देर के बाद वो काम करने लायक नहीं रहेंगे, मतलब वो भाग आपका जो है काम करने लायक। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारी जो श्वसन लेने की जो प्रक्रिया है वो भी धीमी पड़ती जाती है, मतलब हमारा कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है उसकी ना। तो इसको हमको बचपन से ही जो है हमको ये यौगिक श्वसन कैसा करना है ये सिखाना पड़ेगा ना बच्चों को, क्योंकि जब तक हम वो नहीं सीखेंगे तब तक हम एक तो अपने ही भागों को डैमेज कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी घटा रहे हैं, ब्रीदिंग कैपेसिटी घटा रहे हैं। दूसरा चीज हमारी बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। लंग्स की बीमारियां जो है बहुत तकलीफ वाली होती हैं, आप जानते हैं ना, बहुत तकलीफ वाली होती है। और कुछ कुछ बीमारियां हैं तो जैसे टीबी वगैरह हो जाए, लंग्स का टीबी हो जाए तो फिर फेटल की कैटेगरी में आ जाती है। उससे आजकल है वैसे दवाई उपलब्ध है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी आप उसके साथ झेल रहे हैं। जो सर बता रहे थे कि ना दवाइयों के माध्यम से दवाइयाँ आपको दबा रही है, दवाइयाँ क्या दवाइयाँ आई हैं, दबाती रहती है रोग को ना। ठीक है, आपको लक्षण जिसकी वजह से तकलीफ हो रही थी, तकलीफ आपकी दूर कर दी उसने ना, लेकिन बीमारी दूर नहीं की। बीमारी तो आपके शरीर में ही है, वो फिर दूसरे रूप में आएगी बाहर, दूसरे रूप में बाहर आएगी, तो उसको हमको करना नहीं है ना। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चले कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। तो हमने देख ली पहले 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होती है कैपेसिटी, लेकिन क्या 500 ml जो हम लोग ले रहे हैं और 500 ml जो छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी हम और लंग्स को फुला सकते हैं क्या? जब आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं और फुला सकते हैं। प्राणायाम की बात अभी नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम में यही ब्रीदिंग का उपयोग करता है, लेकिन अभी हम प्राणायाम को नाम नहीं लेंगे, यही ब्रीदिंग हम प्राणायाम में उपयोग में लाते हैं। प्राणायाम का भी नाम थोड़ी देर अलग रख देते हैं इसको ना। जैसे आपने बोला डीप ब्रीदिंग की ना, तो उसमें हम और फुला सकते हैं, जितनी कैपेसिटी उतना फुला सकते हैं आप ना। और पूरा हम जो इसके फेफड़ों की हवा निकाल कर एकदम उसको पिचका सकते हैं क्या? पूरा सांस निकाल के हम कितना भी कोशिश कर लें, करीब 1200 ml मतलब 1 लीटर और 200 ml जो है लंग्स में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वायु कोश का थोड़ा सा अंतर एक दूसरे से बना रहे हैं। इसकी वजह से वो पूरी तरह से डिफ्लेट नहीं कर सकते, हम लंग्स को पूरी तरह से डिफ्लेट नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर ले हम, कितनी भी कोशिश कर ले हम पूरी तरह से डिफ्लेट नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग जब
फोर्स लगाकर जितनी हम सांस ग्रहण करना चाहें, जितने 500 ml जो हमने ग्रहण किए नॉर्मल सांस में उसके ऊपर, तो उसको कहा जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब उतनी अपने पास रिजर्व कैपेसिटी है, हम लोग उतनी रिजर्व कैपेसिटी कर सकते हैं। ये रिजर्व वॉल्यूम सबके लिए अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और आपकी जो मसल्स हैं जो ब्रीदिंग में काम लाती हैं, काम में लाती हैं वगैरह, वो ठीक से काम नहीं करेंगी ना, क्योंकि वो अभी उसमें अकड़न पैदा हो गई है, स्टिफनेस आ गई है ना, वो आपको उतना सहारा नहीं देंगी ना। आपको ब्रीदिंग में जितना भी आप कोशिश कर लें, हो सकता है एक यंगस्टर, एक यंग बच्चा है ये, तो ये जितनी सांस भर सकता है, हो सकता है कि मैं ना भर पाऊँ, या हो सकता है मेरी उम्र का और कोई ना भर पाए ना। ठीक है? क्यों? कि कितना मैंने ऑलरेडी डैमेज कर दिया है अपनी मसल्स में, कितनी स्टिफनेस मैंने बढ़ा दी है अपनी मसल्स में, जिसकी वजह से वो फूल नहीं पा रही है, मतलब लंग्स को पूरा एक्सपैंड करने के लिए वो मदद नहीं कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन उसको क्या कहा जाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वैसे ही हम पूरी सांस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 500 ml जो हमारी वैसी सांस निकल रही थी, उसके नीचे की जितनी कैपेसिटी है, जितना हम और निकाल पाएंगे, जैसे हम लोग सांस और ग्रहण की हमने, वैसे और सांस हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी इंग्लिश नाम है इसका, मुझे हिंदी नाम मालूम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं एक्सपिरेशन मतलब प्रश्वास। प्रश्वास करते समय जितना रिजर्व वॉल्यूम था उतना हम कर सकते हैं, उसके बाद हम निकाल ही नहीं पाएंगे। वो भी अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग हो सकता है लोगों का। तो 500 ml जो कम थी, सॉरी जो एक्सपिरेटरी हमने पूरे सांस बाहर निकाल ली, वहां से जब हम पूरी सांस भर लेते हैं तो वो हमारी भी वाइटल कैपेसिटी, मतलब उतनी हम सांस को ग्रहण कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है? ये कुछ टर्म्स मैंने आपको थोड़ा टेक्निकली बताई है, आपके काम में आए ना आए, लेकिन जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो ये सब चीज़ें काम आती है ना। जब आप जैसे दमा हो गया या कोई ब्रोंकाइटिस हो गया या कोई और बीमारी होगी, तब आपको ये टर्म्स, क्योंकि जब आपको टेस्ट कराए जाएंगे डॉक्टर, तो वो एक मीटर होता है जिसको कहा जाता है स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर से ये सब चीज़ें, आप ये टर्म्स आपको मिलेंगी ना, तो वो डॉक्टर आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, कितना डैमेज हो चुका है, कितना नहीं हो चुका, वो करेगा। इसलिए मैंने इसको आपको बताया ना। तो अभी हम अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मैडम ने प्राणायाम के बारे में बात की थी, तो थोड़ा प्राणायाम के बारे में बात करें। तो प्राणायाम में हम जो सांस लेते हैं उसमें क्या होता है? एक तो लय होती है, मतलब रिदम होती है, और दूसरी क्या होती है? एक गति होती है, स्पीड एंड रिदम जो है। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हम लोग उसमें गति और ये नहीं रखते ना। तो प्राणायामिक ब्रीदिंग और जो डीप ब्रीदिंग में ये अंतर है ना। जब उसमें अनुशासन हो, उसमें नियंत्रण हो, उसमें कंट्रोल हो आपका, उसमें रिदम हो और उसमें एक गति हो, एक लय से चलता रहे हुए ना, सांस लेते रहें, तो उसको बोलते हैं प्राणायाम में जो ब्रीदिंग करते हैं वो ऐसे ही करना है हमको ना। तो यही हमको सीखना भी है अभी ना, यही हमको सीखना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे योगिक श्वसन। योगिक श्वसन क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो आप अभी सभी लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। आप बताइए, सांस लेते समय आपका पेट फूल रहा है या नहीं? सब अपने अपने पेट पे पूरे हाथ रख के मुझे बताया, मुझे ना क्या हो रहा है, तो पेट की मूवमेंट कैसी हो रही है? जब आप सांस ले रहे हैं तो मूवमेंट क्या हो रही है? थोड़ा अंदर जाता है सांस लेते समय। ओके, किसी और का उत्तर? कोई ओके, और किसी का कोई उत्तर? बाहर आता है, मतलब फूलता है, बाहर आता है, सब एक जैसे शब्द है। यदि अंदर जाता है तो मतलब आपका जो श्वसन है वो बराबर नहीं है। क्यों होता है ये, इसके बारे में बता दूं आपको, थोड़ा टेक्निकल फिर है, लेकिन अब तक तो समझ में आ रहा है ना सब कि मैं और थोड़ा इसको अंदर जाता है वो बराबर नहीं, बाहर